आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन बैंक है जिसमें हमारी 10 पार्ट है। तो 10 पार्टों पे एक वीडियो में एक पार्ट पे चर्चा करेंगे तो वो आगे 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे। पहले हम हमारे इस पे देखते हैं। पहला मॉडल पेपर इसका हम करेंगे संपूर्ण हल। तो वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा भी जा सकता है, इसलिए आप पूरा का पूरा देखें। ठीक है। कार्यकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा ब्लॉक भिंडर उदयपुर। ठीक है, इसके द्वारा है और संकल्प 2022 एक अभिनव पहल प्रश्न बैंक है गणित कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम हेतु गुणात्मक एवं संख्यात्मक उन्नयन के लिए अभिनव कार्य योजना के तहत निर्मित की गई है और ये निर्मित करने वाले लोग भी हैं और इनको सबको छोड़िए, हमारा काम है इससे। तो मेन चीज़ पहली ये है कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा जो जारी मॉडल पेपर होगा, मॉडल पत्र, वो किस पे आधारित होगा? तो इन्हीं पर आधारित होगा। मतलब जो ये दे रखा है ना इस पे। तो क्लास 10th गणित और 2 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा। ज्ञान की दृष्टि से 25 नंबर, अवबोध की दृष्टि से 30 नंबर और अभिव्यक्ति की दृष्टि से 15 नंबर और मौलिकता के आधार पे 10 नंबर। ठीक है, इनकी परसेंटेज भी आप देख सकते हो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या कितनी होगी? यहाँ 18 दे रखी होगी प्रश्नों की संख्या, पर आपको बता दूं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आएंगे 12। ठीक है, अति लघुरात्मक 12, लघुरात्मक 13, 4 लघुरात्मक पार्ट 2 और लघुरात्मक पार्ट 1। ये प्रश्नों की संख्या 50 बता रहा, पर 50 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इनके अंक देखो कि लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ अवशब्द वाले 1-1 नंबर के हैं और अति लघुरात्मक 2 नंबर का आएगा पार्ट 1 और दूसरा 3 नंबर का और निम्नात्मक 4 नंबर का आएगा। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, नहीं लघुरात्मक रहेंगे, फिर वस्तुनिष्ठ, और ये सब आप अपनी मर्जी से सब सेट कर सकते हो। ये अपना रहा। और अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि कौन सा अध्याय कितने नंबर का है। तो वास्तविक संख्या 4 नंबर का है, बहुपद 5 नंबर का है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 9 नंबर का है, द्विघात समीकरण 5 नंबर का है, समांतर श्रेणी 9 नंबर का है, रचनाएं 11 नंबर की है, निर्देशांक ज्यामिति 6 नंबर की है, त्रिकोणमिति का परिचय 12 नंबर का है, सांख्यिकी 15 की और प्रायिकता 4 की, टोटल 80 नंबर। ठीक है, अब अपनी चीज में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय गणित कक्षा 10। हम सभी विषयों का लाएंगे, पर आज गणित का। ठीक है, फुल ऑन गणित। समय 2 घंटे 45 मिनट, पूर्णांक 80 नंबर का है और जो मैं निर्देश दिए गए हैं उस पर भी ध्यान दे ले। परीक्षा के लिए सामान्य निर्देश, जनरल छोड़ो, इंग्लिश छोड़ो, अपने इंग्लिश की जरूरत नहीं। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्यतः लिखे। ठीक है, तो अपना अनिवार्य जो रोल नंबर वो सब भर लें। सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखे, मतलब पेपर में नहीं लिखना। ये सभी गाइडलाइन है पेपर की है। और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी का उत्तर एक साथ ही लिखे। और प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किस प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा में प्रश्न को सही माने। ठीक है, तो अंग्रेजी वाले प्रश्न को मत मानना, हिंदी वाले प्रश्न को सही मानना। और अब 5वां टॉपिक है प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किस प्रकार त्रुटि हो सकती है। इफ़ यू देयर इज एनी एरर डिफरेंस कंजक्शन इन हिंदी अंग्रेजी वर्जन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन ऑफ द हिंदी वर्जन शुड बी ट्राइटेड वैलिड। मतलब हिंदी वाला अपने काम क्या है, इंग्लिश वाला छोड़ो, इंग्लिश वाले पढ़ते भी कहाँ हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो हमारा प्रश्न है कि पहला खंड अ का प्रश्न संख्या 1,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखे। ठीक है, पहला प्रश्न है, तो प्रश्नों का हमें क्या करना है, बहुवैकल्पिक है। तो प्रश्न संख्या 1 है, परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या दी गई है 129/2 की घात 5 गुणे 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आपको बताना है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। क्यों होगा शांत, मैं बता देता हूँ क्यों होगा। तो जिन संख्याओं में P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं हम यहाँ P और Q, तो Q बराबर 2 की घात n गुणे 5 की घात m हो, तब क्या हो सकता है, शांत हो। ठीक है, तो इसका हमें शांत और अशांत मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। कौन सा नहीं है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात या न्यूनतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 है, x की घात यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर यहाँ पर x³ है, इसलिए ये अपना राइट आंसर है। जिसकी नहीं है वो ये है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल ज्ञात कीजिए। x + y = 4, x - y = 2। x 4 x माइनस y = 2। चिन्ह चेंज कर लो, ये प्लस ये माइनस कट y, 2y और 2, इसको इससे काट दो, y = 1 मिलता है। y = 1 मिल गया, तो y = 1 और x = 3 कौन से ऑप्शन में है, ये सही। अगला प्रश्न, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो गुणनखंड विधि से करते हैं हम, पूर्ण वर्ग विधि से भी करते हैं, द्विघात सूत्री से भी करते हैं। तो ये उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सारवंतर क्या होगा। तो समांतर श्रेणी में a बराबर कितना हुआ, a बराबर हमें सीधा है कि जो प्रथम पद होता है वो 4, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अब सोचो इसका सारवंतर क्या हो सकता है। तो सारवंतर 10 में से 4 घटाओ के पीछे बचेंगे 6। ये बड़े राइट आंसर हो गए। कौन सा, ये वाला। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, त्रिज्या को कहते हैं r, तो 2r = 1 व्यास। ठीक है, ये होता है व्यास। ठीक है, व्यास 2r = व्यास। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी है, 3.5। इसको कितने का, तो हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.5 और 3.5 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने पहले का 7वां प्रश्न ये है कि बिंदु -3,5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो हम आपके सामने चारों चतुर्थांश पेश करते हैं। ऐसे होते हैं 4 चतुर्थांश। ये लो, x डैश, y ये लो y डैश। इसके होते हैं वो दोनों प्लस के होते हैं। ठीक है, और इसका होता है जो इधर वाला माइनस का होता है और इधर वाला प्लस का होता है। इसके इधर वाला माइनस का और इधर वाला प्लस का। नहीं, इसके सारे माइनस के होते हैं, और इसका इधर वाला माइनस और ऊपर वाला प्लस। नहीं, इसका पहला प्लस वाला होता है और दूसरा माइनस का होता है। तो हमारी पहली संख्या माइनस की और दूसरी प्लस की, मतलब कौन से चतुर्थांश में हुई, तो ये हुई
द्वितीय में। ठीक है, हमारे सामने अब अगला प्रश्न है कि tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और कोट 45 का मान होता है 1, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2। 2 है कहीं? 2 है, 2 है, 2 ब ऑप्शन में दिया गया है। कोस 90 डिग्री माइनस 48 का मान होगा। तो कोस का ऐसा प्रश्न आता है तो कोस का उल्टा होता है साइन, और साइन का हो जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, ये रूल भी आपने पढ़ा होगा, ये गोल्डन रूल कहलाता है। और अगला प्रश्न 10वां है कि निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। मतलब 3 है, एक नहीं है, तो एक ये नहीं है, वो सब तीनों है। ठीक है, तो निम्न का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या कहता है? जिसकी सर्वाधिक बारंबारता हो। तो अब बारंबारता सर्वाधिक किसकी? ये रही एफ, मतलब बारंबारता हुई। तो 8 बारंबारता किसकी? 7 की है, तो 7 है ऑप्शन में, है ये रहा। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता में बट्टे वाली संख्या चलती है, दशमलव वाली चलती है, परसेंटेज भी चलते हैं, पर ये संख्या नहीं चलती। माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होती। ठीक है, तो हमारी सामने पहला प्रश्न कंप्लीट होता हुआ अब हम दूसरे प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ठीक है, तो 12 प्रश्न तो वो हो गए वस्तुनिष्ठ, और 6 वस्तुनिष्ठ। ये प्लेन द ब्लैंकेट्स, ये भी किस में आते हैं? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं। तो हमारे वस्तुनिष्ठ होते हैं 18, 12 वो हो गए, और 6 होते हैं रिक्त स्थानों वाले। तो ये शर्त समीकरण के निकाय में हल कितने होते हैं? A1 बट्टा A2 A बराबर B1 बट्टा, मतलब सभी समान हो। कौन सी शर्त होती है? तो होती है अनेक। रोको, ऐसे होता है, अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसमें रेखाएं कौन सी होती है? समपाती रेखा होती है। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न दूसरा कहता है कि समांतर श्रेणी 10 8 6 4 4 और या 2 लिख लो, 2 का 7वां पद कितना होगा? तो 3 ये दे रखे हैं, 4 और 5 6 और 7 होता -2, 7वां पद -2। इसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर जीवा, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाता है। साइन थीटा में से 90 डिग्री को घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा? तो ये आप अपनी बुक्स में देखना चाहो तो पेज संख्या कितनी? पेज संख्या 208 खोल के देख सकते हो, जिसमें ये है कौन से में से कितना घटाओगे। तो साइन में से घटाओगे तो हमें यही मिलेगा, कोस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना कोस थीटा। ठीक है, अब हमारे सामने लास्ट प्रश्न है कि 7 6 3, पहले ये संख्या है 3 से लेके 9 तक लगातार है। ठीक है, कैसे है? 3 4 5 6 7 8 और 9, ये संख्या टोटल कितनी है? 3 7 है, 7 का सेंटर ये 6 है, तो ये लो अपनी माध्यिका हो गया 6। ठीक है, अब हमारा प्रश्न आते हैं थोड़े अलग लेवल के, थोड़े से अलग लेवल के, ज़्यादा नहीं, थोड़े अलग। क्या कहते हैं कि भाग अ क्या कहता है, पार्ट 1 निम्नलिखित अति लघुरात्मक, इनके वेरी वेरी शॉर्ट आंसर देने हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक पे चलते हैं, वहाँ पर इसका हल देखते हैं, क्योंकि यह आपको इतना समझ में नहीं आएगा। ये सारे प्रश्न पहले हम सारे पढ़ के सुना दे। तो पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्तम समावर्तक 3 है और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो। और ये तो चलिए पहले नोटबुक पे चलते हैं। किसी को साफ नहीं दिख रहा है तो इसका तो हमारे पास कोई प्रूफ इलाज है नहीं, फिर भी हम हमारी फुल ट्राई करेंगे। देखो यहाँ एचसीएफ हमने 3 लिखा है, एलसीएम हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, और ए गुना बी कितना 180 है। ठीक है,
इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि ए को बी से गुना कर दिया। ये जो हमारा सूत्र है, ये हमने सूत्र लिखा है ए गुने बी बराबर, ए और बी क्या कोई दो संख्या हैं, उनका एचसीएफ ए और बी का और ए और बी का एलसीएम होते हैं जो बराबर होते हैं। ठीक है, फिर 180 ले लिया। ए और बी का कितना दिया था, मैं 180 दिया था और इधर दे रखा था 3 और 3 को गुणा करना था एलसीएम से। तो एलसीएम तो हमें है नहीं पता, निकालना है। और अब क्या करते हैं, पूरी की पूरी संख्या को 3 गुने एलसीएम इधर लाते हैं और 180 उधर लाते हैं, क्योंकि मान हमारे सामने आए। ठीक है, फिर एलसीएम को एलसीएम रहने दे, 3 से इधर गुना हो रहा तो उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा बट्टे में, एलसीएम बराबर हो जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम बराबर मिल गया हमें 60। और अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 2 से भाग देने पे शेष फल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, शेष फल बताना है। तो चलिए कॉपी पे चलते हैं, वहाँ पर ही हल इसका करते हैं। तो हमने जो जो संख्या बोली थी वो ले ली है। अब हम क्या करते हैं, वो एक्स स्क्वायर से भाग दिया तो हमने पहली संख्या x मिली, तो x से भाग देने पे क्या मिला हमें, ये सब मिली x माइनस 2। x से भाग दिया पहली बार तो हमें मिली ये वाली संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इनके चेंज किए तो यहाँ रहेगा माइनस का और यहाँ रहेगा प्लस का, तो ऊपर प्लस और नीचे प्लस, तो 3x और 2x कितने हो गए 5x, और ये रहेगा प्लस में 1। अब हमें क्या करना था, ऊपर से नीचे वाली में भाग देना था। तो ये आ गए हम यहाँ 5x में x का भाग दिया तो कितना मिला, 5 मिला। ठीक है, 5x में भाग दिया 5 मिल गया, तो हमने यहाँ लिख लिया 5। अब 5 से भाग दिया तो 5 से तो 5x तो हमें मिल गया। अगला था 5 से माइनस 2 गुणा करना, तो माइनस 10 मिल गया। अब चेंज करने पे ये तो माइनस से माइनस कट गया, ख़त्म हो गया पर ये हो गया प्लस का 10 और ऊपर था 1 और मिल गया हमें 11, और हमें शेष फल कितना मिल गया, हमें 11 शेष फल मिल गया। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जो तीसरा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 के शून्यकों का योग और गुणनफल लिखिए। तो चलिए इसका भी गुणनफल कहाँ लिखेंगे, नोटबुक में इसका हल करेंगे, वहाँ आपको पूर्णतः समझाएंगे। तो पहले हम हमारा समीकरण लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7, ये रहा हमारा समीकरण। अब ए को सी से गुणा किया तो 1 को 7 से गुणा किया 7, और 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार, और जब 1 बार भाग जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस x और प्लस 7, ये मिल गया समीकरण। इसमें से कॉमन निकाला तो x निकल गया बाहर और x माइनस 7 रह गया अंदर, इसमें से माइनस 1 निकला, फिर x माइनस 7 अंदर रह गया, फिर ये मिल गया x माइनस 7 और ये मिल गया x माइनस 1। तो x बराबर 7 और x बराबर 1। और अब आगे हम अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे होता है। ठीक है, और ये होता है अल्फा गुणे बीटा सी बटे ए। तो हाथ में एक जोड़ा तो ये एक तो इसके आगे माइनस लगाना और एक खुद ही माइनस है, तो हो गया 6 और 6 बराबर ये 6 या, और ये 7 को 1 से गुना किया तो 7 और ये 7 बटा 1 हो गया 7। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। आई होप आप प्रश्न समझ गए होंगे। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, इसकी शर्त हम लिख लेते हैं यहीं पर। ठीक है, वहाँ पर इतना झमेला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अद्वितीय हल होने की शर्त यही है कि A1 बट्टा A2 2, या क्या लिखा है, ये मैसेज वाले भी नहीं रहने देंगे, ये बराबर नहीं होना चाहिए B1 बट्टा B2 के, ये इतनी सी शर्त है, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, ये शर्त होगी तब हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का एक ही हल होगा, और इस समय रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x
प्लस 4 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूल मतलब हल होता है और हलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ज्ञात करते हैं। मूल होता है, इस मूल का सीधा अर्थ होता है इसके हल कितने हैं। ठीक है, तो हम इसके हल अभी निकालते हैं हमारी नोटबुक में, फिर उसका हम आपको समझाते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो जो ये प्रश्न है 5वां और ये 6ठा, ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क दिए जाते हैं। मैंने बहुत सोचा पर इनके यार जो आंसर है वो 2 सेकंड में होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ आपको होमवर्क भी दिया जाए जिससे आप कुछ बोलो नहीं। तो इन दोनों को कर लीजिए, नहीं हो तो मेरे को कमेंट में कर देना या टेलीग्राम पे ग्रुप पे मैसेज कर देना। ठीक है, तो किसी वृत्त की त्रिज्या और उसकी खींची गई स्पर्शरेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। निर्देशांक 4, 3 में कोटि और भुज ज्ञात कीजिए। तो भुज किसे कहते हैं? एक्स के निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो पहले कौन सा आता है? भुज आता है। तो 4 भुज है और 3 कोटि है। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए कोस 30 माइनस साइन 60। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। और समान संख्या को घटाओगे तब आपको कितना मिलेगा? सीधी सी बात है, किताब वालों ने आपके साथ खेला है। 0। यदि साइन 3x = 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क देता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आप खुद को करने, दिमाग लगाना है, खुद कीजिए। ये प्रश्न आप करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, सारे प्रश्न हम करवाएंगे तो किस काम के। ठीक है, तो ये बंटन है 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए क्या है? सबको जोड़ो और जितने का है उतने का भाग दे दो। 7 और 8 कितने होते हैं? 7, 8, 15। ठीक है, ये हो गए 7 और 8 15, 15 और 10 25। ये हो जाएंगे टोटल 50 और 50 के बट्टे में 5 संख्याएं हैं और 5 5 कट जाएगा और यहाँ 1 रह जाएगा और ये हो जाएगा 10 और 10 हो जाएगा हमारा सही आंसर। कितना हो जाएगा? 10। और यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की संभावना कितनी है? कुल कितने परिणाम है? देखो यहाँ हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, मैं सूत्र वाइज थोड़ा प्रैक्टिकली बता देता हूँ। तो के ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और संभावित परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? टोटल कितने आ सकते हैं? 2 ही तो आ सकते हैं। या तो भाई तू चित आएगा या तो पट आएगा, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। इसके सिवा क्या आएगा मेरे को बताओ? या तो चित आएगा या फिर पट आएगा। ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, चित और पट। अब क्या संभावना चिताने की? तो दोनों में से एक तो चिताएगा। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता हो जाएगी अपनी 1/1 मतलब 1। ठीक है, अब हमारा खंड ब आता है। क्या आता है? खंड ब। खंड ब में पहला प्रश्न यानी पहला चौथा प्रश्न अपने सामने आया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। मतलब महत्तम यानी हाईएस्ट, समापवर्तक यानी एचसीएफ, मतलब टोटल एचसीएफ ज्ञात करना है हमें इनका। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो करते हैं। पहली संख्या में 144 मिली थी, इसमें भाग देना 90 का। कितनी बार? एक बार जाएगा। 9 और 90 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 54 मिलेगा। तो जो पिछले में बी था वो अगले में ए हो जाता है। तो पिछले में बी था 90, अगले में ए 90। 54 का भाग 90 में जाएगा तो एक बार और शेष बचेगा, वो बचेगा 36। और इसमें बी 54 है तो इसमें बी 54 हो जाएगा। और यहाँ आपको जपरा होगा तो यहाँ एक ही है, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई कुछ नहीं जपना चाहिए, अपना पूरा टोटल एकदम साफ आना चाहिए। ठीक है, तो 36 का 54 में दोगे तो एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे 18। पिछले में बी था 36, या 36 और 18 में 18 दूने 36 और शेष पर अपना 0 हो जाएगा। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको करते हैं हल। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि a = bq + r। तो चरण 1 क्या कहता है कि
हम आप कुछ बच्चे सोचेंगे सर 144 क्यों ले आए, ए की जगह आप 90 भी ले सकते थे। तो शर्त यह है कि ए से बी बड़ा होता है, ए से बी बड़ा होता है, ठीक है। तो 144 बराबर 90 गुना 1 प्लस 54। चरण 2, 90 बराबर 54 गुना 1 प्लस 36। चरण 3, 54 बराबर 36 गुणे 1 प्लस 18। चरण 4, 36 बराबर 18 गुणे 2 और 0। और अब आखिरी में ऐसी है बराबर 18, क्योंकि 18 यहाँ इसका भी 18 है। अब ये आपको समझ में जिन बच्चों ने किया उनको तो समझ आ जाएगा, जिन्होंने पहले पढ़ा है। और हम नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ कॉन्सेप्ट समझाने लगा तो कितनी देर हो जाएगी, ठीक है। तो एक मैं बता दूं, जिस चरण में आपका शेषफल 0 आए उसी चरण में आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। उसी चरण का बी आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी प्रश्न संख्या पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य किसे कहते हैं, शून्य का सीधा मतलब होता है उसके हल ज्ञात करो। तो चलिए अपनी फिर से नोटबुक पे चलते हैं और इसके क्या ज्ञात करते हैं, हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं। तो इतनी देर से आप हमारे वीडियो को देख रहे हो तो इसी समय लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अभी का भी सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए कोई नहीं करता, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। तो एक सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, कोई नुकसान तो होता नहीं है। तो नाउ सब्सक्राइब, और नहीं किया तो कर लो। और अब हम चलते हैं हमारी नोटबुक पर। तो हमारा प्रश्न था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 बराबर 0। तो ए को सी से गुना किया तो हमें 15 मिला। 15 का समीकरण किया तो हमें गुणनखंड किया तो 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। तो यहाँ हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x और बराबर 15 बराबर 0। अब 5x स्क्वायर माइनस 5x से हमने कॉमन ले लिया x, और ये रह गया पीछे x माइनस 5, इसमें से ले लिया प्लस 3 को कॉमन तो पीछे रह गया x माइनस 5। तो हमें सेम संख्या मिलती हुई तो हमें ये मिल गई। फिर हमने क्या किया, इधर एक तो x माइनस 5 मिल गया और एक x प्लस 3 मिल गया, इन दोनों को 0 के बराबर किया तो x बराबर 1 5 मिला और x बराबर 3 मिला। तो हमें शून्य मिल गए, पहला शून्य 5 है, दूसरा शून्य माइनस 3 है। तो ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर। तो गो टू दिस PDF। तो अगला प्रश्न है वो हमारी स्क्रीन पे ये रहा, छठा प्रश्न कि 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 2 को विलोपन विधि से हल करें। तो इसी विलोपन विधि को हम यहीं करेंगे, दूर ही नहीं जाएंगे, यहाँ करेंगे। नोटबुक पे जाने की इतनी लंबी है नहीं प्रोसेस, हाँ आप उसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। तो पहले लिख लेना समीकरण 1, 2x प्लस वाई बराबर 6। हम आपको हल दे देते हैं, फिर आप अपना काम जानो जो भी करना है। तो यहाँ लिख लेना 2x प्लस वाई बराबर, हमें किसको गायब करना है, x को गायब करना है, ठीक है। तो ठीक है, x को गायब कर लेते हैं। 2x माइनस ये लो 2, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तुम घर जा, तुम रह जा 2y और तुम पीछे बजाय 4, 4 से 2 काट दो। y बराबर कितना, y बराबर 2 मिल गया। तो हमें मिल गया y बराबर 2, ठीक है, y बराबर 2 मिल गया। अब 2x प्लस वाई बराबर 2 मिला हुआ है और बराबर 6। तो इसको इस साइड भेजो तो 2x बराबर 6 माइनस 2 और 2x बराबर 4, और ये इधर से गुणा हो रहा तो उधर जाएगा और x बराबर मिल जाएगा 2 और y बराबर 2 है ही, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। तो x का मान भी 2 मिला और y का मान भी 2 मिला। आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए,
हाँ, यहाँ हम दूसरे समीकरण में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो 2 को 2 से 4 गुना, 2 दूनी 4 और y का मान 2 रखा तो 4 में से 2 के पीछे रहे 2 और इस पे लागू करते हैं। तो 2 को 4 से गुना करो, तो 2 को 2 से गुना करो तो मतलब x बराबर 2 है तो 2 को 2 से गुना किया तो 4। अब इसके प्लस पे y का मान भी 2 है तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। क्या निम्न गुणनखंड विधि से निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब हल होता है और इसको हम यहीं ज्ञात कर लेते हैं, कॉपी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं कि a को c से गुना किया तो a है 2 और c है 6, 6 दूनी हो गए 12, 12 में 2 का भाग 2 तो 4, 4 निकले 6, 6 में 2 का 2 तो 3, ये हो गया 4 और 3। अब हम प्लस का चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस पहले लिख लेते हैं -3, ठीक है। इन सब को हटा लेते हैं, रुको थोड़ा आराम से साफ से लिख लेते हैं। तो ये वाला था अपना प्रश्न संख्या 7 वाला। तो हमारे पास 2x था हमारा, तो 2x स्क्वायर -3x प्लस 4x और लास्ट में कितना था -6, ये सभी कट ही हो गया। अभी रुको दोबारा लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर -3x प्लस 4x और -6, ये हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन को निकालना हमारी पुरानी परंपरा है। इसमें से क्या निकलेगा कॉमन, कुछ नहीं, एक x निकलेगा कॉमन। एक काम करो, ये मुझे थोड़ा मिस्टेक्स लग रहा है, यहाँ हमने थोड़ी गड़बड़ कर ली। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ प्लस करो 4x और यहाँ करो -3x और यहाँ करो -6। अब देखो, अब आएगा हल। अब निकाल लो कॉमन -2, ठीक है, -2 निकाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीछे क्या बचेगा, -2 ही मत निकालो, -2x निकालो। यहाँ हमारी बैटरी हो गई लो, तो -2x और अब पीछे क्या बचेगा, एक x ही बचेगा। इसमें से माइनस लग जाएगा और -2x जाने के बाद में पीछे 2 ही रहेगा। ठीक है, हमें ये मिल गया। अब दूसरा क्या मिलेगा, इसमें से कॉमन सर क्या निकाले, तो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपको कॉमन निकालना है प्लस के 3, इतना ही निकालना है। प्लस के निकाले, अब ये ऊपर लिख ले रहा हूँ मैं कि हमें क्या क्या मिलेगा। एक तो ये रह जाएगा x और ये 6 में से 3 गए तो पीछे रह जाएगा 2, गुणा में है ना, भाग दिया फिर, तो हमें क्या मिला कि -2x प्लस 3 -2x प्लस 3 -2x प्लस 3, तो -2x प्लस 3 और दूसरा मिला x -2। इसकी तो कोई झंझट है नहीं कि इसका मूल तो 2 हो गया। इसको देखते हैं, इसको छोड़ दो, इसका 2 हो गया, तो यहाँ -2x प्लस 3 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो इस 3 को उधर भेजते हैं, तो ये रह गया 3 इधर, माइनस का 2 माइनस का उधर भेजते हैं उसके गुणा में, तो ये लो 2, ये भी माइनस का, ये y से y कटेगा और हमारा पहला
हमें दो मिले हमें क्या, इसके हल। तो पहला हल तो हो गया 2 और दूसरा हल हो गया 3/2। ठीक है, तो हमारे 2 हल हो गए। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्या कहता है कि निम्न समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसका ए क्या है, इसका ए है जो 7 है, 7 है। अभी कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या सूत्र है एस एन का। ये स्क्रीन पोर्ट्रेट हो गई। एस एन का सूत्र क्या है मुझे अभी बता दो, तो मैं आपको इसका हल करवा देता हूँ। एस एन के सूत्र से होगा ये सब। तो ए बराबर 7 है और दूसरा डी बराबर कितने हैं, तो 7 और 4 नहीं, 3 और 4 7, 6 का अंतर है। ठीक है, तो डी है 6, ए 7 डी 6। अब हमें एन ज्ञात करना है। एन का क्या सूत्र है, किसी को याद है? तो हमारा फर्स्ट टारगेट एन ज्ञात करना है। एन को क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। ठीक है, ए एन कहते हैं। ए एन का सूत्र क्या है, ए एन का सूत्र है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही सूत्र है। तो हमारे पास ए क्या है, 7 है, प्लस करो, एन पता नहीं, माइनस करो, और डी कितना है 6 और ए एन हमारे पास कितना है, आखिरी पद 205। इसी से हल करना है। तो ये स्क्रीन बार बार पोर्ट्रेट हो रही, किसी को कोई तकलीफ है तो आई एम सॉरी। तो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ए बराबर तो 7 है, तो 205 बराबर उस को एन से गुणा किया तो 7n हुआ और -7 और फिर पीछे कोष्टक में क्या था, डी। सूत्र ऐसे था, मैं आपको दोबारा बता दूं कि 7 + n-1 और गुणित। तो हमने ये गलती कर ली, एक बहुत ही बड़ी। तो ये 7n नहीं होगा, पहले होगा 7 + 6n-6। ठीक है, तो 7 को इधर भेजो तो 5 में से 7 गए तो पीछे रहेंगे 198, 198 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 204। तो 6n बराबर 204, यही हुआ। तो 6 को उधर भेज दो, तो मतलब कुल ये बात हुई कि 204/6। तो 20 में 3 बार जाएगा, पीछे रहेगा 2, 24 में 4 बार। हमारा n बराबर हो गया 34। ठीक है, किसी को समझ आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा तो कमेंट कर दो, मैं समझा देता हूँ। n बराबर 34 हो गया। a बराबर 7, d बराबर 6, n बराबर 34। अब हम चलते हैं एस एन के सूत्र पर। जिन्होंने पढ़ रखी है तो मैं एक शॉर्ट सूत्र ना लेके, क्योंकि शॉर्ट सूत्र में थोड़ा लंबा झमेला होता है, तो एस एन वाला सूत्र ले लेता हूँ, बड़े वाला, छोटे वाला एकदम शॉर्ट वाला, n/2 और a + an, ये सूत्र लेंगे हम। ए एन की जगह एल होता है या ए एन होता है, एक ही चीज़ होती है। ए एन और एल का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, तो हमें अब डी कितना लिया था, डी लिया आया था हमारे पास 34। ठीक है, और बटे में 2 रख लो। ए हमारे पास 7 था और ये था 205। ठीक है, ये हो गया 17 गुने, यहाँ हो गया 205 और 7 12 होते हैं 212। 17 गुने 212 कितने पद होंगे? हाँ, तो ये हमने थोड़ा कर दिया ज़्यादा। मैंने इस प्रश्न पे ध्यान नहीं दिया। इस प्रश्न में हमें पूछा कि इस एपी में कितने पद है, तो इस एपी में 34 पद है, बात हुई ख़त्म। और इस एपी के पदों का योग कितना है, तो मैंने ये सब कर दिया योग के लिए।
तो योग के लिए करना है तो 17 गुने 222 को कर सकते हो, और योग नहीं ज्ञात करना हमें प्रश्न में नहीं दिया गया, तो हमारा वो जो पदों की संख्या थी वो थे 34। ठीक है, तो हमारा आंसर है 34। अब अगला प्रश्न, जो 10वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो आपको क्या करना है, पहले ए लेना है। ए कितना होगा कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या, मतलब 100 से अधिक और 999 तक। ठीक है, तो आई थिंक 100 में नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में मैं ट्राई करके आपको बाद में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी संख्या 3 से संपूर्णतः विभाज्य है। तो पहली संख्या है 105, दूसरी है 112, तीसरी है 119। इतनी बहुत है, हमने याद कर लिया। अब आखिरी संख्या है वो 994 है, जो 3 से विभाज्य है। अब हमारा ए बराबर कितना हुआ, 105 हुआ, और जो अंतर है कितना, 12 में से 5 घटाओ कितने मिलेंगे, 7 5 12 और 7 12 7 19। डी बराबर हो गया 7, और ए एन बराबर यहाँ ए बराबर 105, डी बराबर 6 थे हाथ, 7 5 7 था, 12 और 7 19 होते हैं। हाँ ठीक है, और ए एन था वो 994। ठीक है, अब कितनी संख्या विभाज्य है, हमें क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो करते हैं, 994 बराबर ए क्या हमारे पास 105, फिर एन पता नहीं, और ये है 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 को इधर लाओगे तो 194 में से 105 कितनी बार जाएंगे भाई, तो ये 994 105 इधर हो जाएंगे 14 में से 5 गए, पीछे रहेंगे 9, और ये 8 में से 0 गया, पीछे रहे 8, यहाँ 9 में से गया 887, तो कितने बचेंगे 887, और 7 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, वापस हो जाएगा 7 और 7 14। यहाँ हमने घटाने, देखो यहाँ 100 घटाना है तो पहले कर लो 894 में से 5 घटाने, तो हमें लास्ट संख्या मिली थी 9, और हमने लिख ली 7, ये लो 9। ठीक है, और अब इसमें से 7 जोड़ दो, तो 5 घटाए 7 जोड़ो, मतलब 2 बढ़ाने, सात एन। कुल मिला के बात ये होगी 896/7, 896/7। 8 में 7 का भाग एक बार, पिछड़ा 1 19 में 7 का भाग जाता है 2 बार, पीछे बचते हैं 5, और 56 में जाता है 8 बार, मतलब 128 संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, और 7 से पूर्णतः विभाज्य संख्याओं की संख्या है 128। ठीक है, अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 10 है कि 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। ये लो, हमने खींच लिया एक रेखाखंड, ये वाला, इसको हम 2 भागों मार दिया, ए और बी।
अब इसको यहाँ से 2:3 में विभाजित करना है। तो ये प्रश्न अभी हम कर लेते हैं। ये प्रश्न है जो आपको प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं। ये इसको यहाँ से ग्राफ ला के यहाँ से काट देना और यहाँ से यहाँ ऐसे काट देना, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से, जहाँ से कटे वहाँ से आपका 2-3 भागों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रश्न पे, ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न पे हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 11 कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त को 2 स्पर्शरेखाएं खींचती है जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी है। इस प्रश्न को हम करते तो 60 डिग्री पर झुकी। मैं आपको एक चित्र बना के दे देता हूँ। पहले आपको वृत्त, तो ये लो वृत्त तो हमारे पास है, ये लो वृत्त। अब इस पे सेंटर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक रेखा यहाँ तक और वापस यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों, ये 60 डिग्री का है और इसको यहाँ से मिला दीजिए और यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ, ये जो ट्रायंगल बनेगा वो आपका यहाँ पर भी 60 डिग्री का और यहाँ पर भी 60 डिग्री, ये यहाँ से और ऐसे, ठीक है। और इन बिंदुओं को ओ, डी, सी और बी से अंकित कर दीजिए और इसको ए से कर लीजिए और ये अपना हो जाएगा प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो चलिए इसका मान परिकलित करते हैं। तो या इसी प्रश्न को हम यहीं कर लेते हैं कि जो साइन होता है वो कैसा होता है कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और तो यहाँ लंब हमें कितना मिला 3, कर्ण 4, ठीक है। अब जो यहाँ हमें कोस ज्ञात करना है, तो कोस क्या होता है, आधार गुणे कर्ण होता है। तो हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम किसकी मदद लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण स्क्वायर हमें कितना मिला है, 4 स्क्वायर कर लीजिए, बराबर लंब मिला है 3 स्क्वायर और प्लस में आधार को ए लिख लीजिए। ये हो जाएगा 16, ये 9 और ये ए रह जाएगा। अब तू इधर आ भाई, तो 16 में से 9 कटेंगे तो हमें मिलेगा 5, 5 नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा 7। तो हमारा आधार कितना हो गया, 7 हो गया। ये भी तो स्क्वायर है, तो हमें मिल जाएगा √7, √7, ठीक है। तो अब हमारे पास सभी मान है कि हमारे पास क्या क्या है कि √7 है आधार, ए बराबर √7 और कर्ण बराबर कितना है, कर्ण बराबर कितना है, तो कर्ण होता है वो होता है यहाँ उसके बट्टे में, तो कर्ण बराबर 4 और एल बराबर यानी लंब बराबर 3 है। तो हमारा कोस होता है वो कोस होता है आधार बटे कर्ण, आधार √7 है तो √7 बटे कर्ण 4, ये हो जाएगा हमारा ये। और बाद में दूसरा क्या है, टेन ए, टेन का क्या होता है कि लंब बटे आधार होता है। तो लंब है हमारा 3 और आधार है √7, ठीक है। तो ये प्रश्न तो हो गए। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान परिकलित कीजिए कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है और 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 पे लगा दो स्क्वायर, ये कर दो गुना 2 से, ठीक है।
अब अगला क्या है, अगला है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कितना है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। एक सेकंड रुक लो, इस प्रश्न को हम हमारी नोटबुक पे कर लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमें प्रश्न क्या मिला। हमें क्या मिला कि 2 गुणे tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसमें प्लस करना है, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस करना है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसके लिए आपको इसके मान याद करने होंगे। और अब इसको यहाँ तो इसे 2 से गुणा हो रहा है तो 2 से गुणा कर दो। tan स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस कर दिया कोस 30 डिग्री पे स्क्वायर लगा दिया और माइनस कर दिया साइन 60 डिग्री पे स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, फिर tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और उस पर लगा दिया स्क्वायर। अब ये आगे 2 है तो 2 से गुना कर दिया, 2 गुने 1 स्क्वायर। और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, इन दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, तो स्क्वायर लगा दिया, जो रूट है वो हट जाएगा, 3 और 3/4, और ये माइनस का माइनस, और 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमें 2 मिल गया, और ये 3/4 माइनस 3/4। आगे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, और फिर ऊपर 4 से 2 को गुणा करने पे 8, और फिर प्लस में 4 से 4 में भाग देने पे 1 मिलता है, और 1 3 और 3, फिर 8, 3 में से 3 चले गए पीछे रहे 8, 8 के बटे में 2, और हमें आंसर मिल गया 4, 2। तो किसी ने सोचा नहीं था कि इसका मान 2 मिलेगा। कितनी सिंपलीफिकेशन के बाद हमें कुछ मान मिल जाता है, हमें खुद को एक्सेप्ट सोचते नहीं जितना हमें मान मिल जाता है। ठीक है, तो अब चलिए अगला प्रश्न। वीडियो 52 मिनट से बड़ा हो चुका है, फिर भी हम ये वीडियो भले 2 घंटे का हो, कुछ भी हो जाए, पर हम इस वीडियो को ज़रूर बनाएंगे, और ये सब आपके लिए करें, तो इसीलिए वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें जिन लोगों ने नहीं किया वो। तो चलिए चलते अपने दोबारा। तो यहाँ तक तो हमने 13 प्रश्न क्लियर कर दिए। हम 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये माध्य वो नहीं है कि इनको जोड़ा और निकाल दिया, इसको करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो इसके लिए भी हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमारी नोटबुक। तो पहले प्राप्तांक बच्चों का है माध्य, तो छात्रों की 4 छात्रों को 25 नंबर आए हैं, 28 छात्रों को 35 नंबर आए हैं, 42 छात्रों को 45 नंबर आए हैं, 20 छात्रों को 55 नंबर आए हैं, और 6 छात्रों को 65 नंबर आए हैं। ठीक है, और 15, 16, और फिर प्रश्न टोटल कितने एक बार देख लेते हैं, नज़र घुमा लेते हैं। मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा, ओनली फॉर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो प्रश्न है टोटल 23। इस हिसाब से तो वीडियो हो जाएगा 2 घंटे से ऊपर, पर 5 घंटे का हो या 6 घंटे का, हम तो करवाएंगे सारे के सारे प्रश्न। ठीक है, तो अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, यानी 14वां प्रश्न अब हमारी नोटबुक में है। अब आप एक बार कमेंट करके बता दो कौन सी विधि से करो। मैं कर रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि से। अब जितना भी काउंटेबल होगा, जितना मैं मेरी कॉपी में खुद मिला के कर लूँगा आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को आप लाइक कर दो, तब तक मैं मिला के आता। तो अब हमने कर दी एक सारणी तैयार, वर्ग बारंबारता और एक्स और सिग्मा FI XI। ठीक है, सिग्मा FX लिखना था, यहाँ पर हमने अलग लिख लिया। 15 और 25, 15 से 25, और 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। बारंबारता 4, 28, 42, 20 और 6, ये टोटल कितनी होती है, 100 होती है। सिग्मा बराबर 100 होता है। ठीक है, अब यहाँ ये वर्ग अंतराल कैसे निकलता है, यहाँ x की जगह लिखना था वर्ग अंतराल। 15 और 25 को जोड़ के 2 का भाग दो तो 20 मिलेगा। 30, 40, 50, 60, ये एकदम क्रम वाइज मिलते हैं। अब 20 को 4 से गुना किया 80, 30 को 28 से गुना किया 840, 40 को 42 से गुना किया तो 1680, और 50 को गुना किया 20 से तो 1000, और 60 को गुना किया 6 से तो 360। ठीक है, और ये मिल गए होंगे आपको। फिर इतनों को हमने जोड़ दिया, कितने मिले, 3960।
और ये मिला था हमें 100। तो ये 100 और ये 3960। तो अब माध्य बराबर, ये हम प्रत्यक्ष विधि से करें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई कितना है 100 और ये है 3960 और इनको लिखा बट्टे में, तो हमें मान मिल गया 39.6 जो कि हमारा माध्य है। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। तो चलिए चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात करो। ये प्रश्न आ गया तो अब इसको हल तो करना पड़ेगा, तो करते हैं हल। इसके लिए भी एक सारणी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, मैं आपको यहीं करवा देता हूँ। इसके लिए पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका सर्वाधिक बारंबारता है वही हमारा बहुलक वर्ग है। तो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, ये लो 61 है, 61 है। तो पकड़ लो इसका 61 को। तो इसका L बराबर कितना हुआ 60। क्यों हुआ 60? क्योंकि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, L कहते हैं। H मतलब अंतर कितना है, सब में 20 का है, ठीक है। F1 मतलब उसकी बारंबारता कितनी है 61। उससे पहले की F0 कितनी 52। उसके बाद F2 की 38। यही सूत्र है, लगाओ और हल पाओ। तो लगाते हैं, यहाँ लगा लेते हैं L प्लस 2F1 माइनस F0 बटे F1 माइनस F2 माइनस F0 गुणे किससे करो, H से गुणा करो। तो L कितना निकला, L हमारा 60 है। 2F1 2 गुणे 61 माइनस 52 और बट्टे में, यहाँ हम सूत्र में एक थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस मिस्टेक को हम पहले सुधार लेते हैं। सूत्र ऐसे होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे करो इससे, ठीक है। तो मान तो मैंने बताया वही वही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किसका मान क्या होता है। तो आप ध्यान से इत्मीनान से सुनिए कि बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी बारंबारता अधिकतम हो उसे क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। तो हमने सही तो पकड़ा। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी निचली सीमा। H बराबर होता है वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी अंतरालों का मान बराबर हो तभी। तो हमारे यहाँ सभी का बराबर है 20-20। और बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हमारे सामने कितनी है, कितनी है बहुलक वर्ग की बारंबारता, पहले हम L का मान लिख लेते हैं। L कितना मिला है, L भगवान की देन से हमें 61 मिला है। 61 कैसे मिल सकता है, L मिला है 60। L मिला है 60, प्लस करो प्लस करो। F1 कितना मिला है 61 और F0 52 मिला है। और 2F1 कुछ नहीं है, वो ही है 61 को 2 से गुना कर दो। फिर उसमें से क्या घटाना है, F0 को। F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग की 61 है, इससे ठीक पहले 52 आता है और 52 की बारंबारता। अब F2 माइनस करना, वो कितना होता है, वो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता 38। अब इन सबको गुणा करना है 20 से, ठीक है। तो गुणे 20। अब देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 60 को प्लस में रहने दो। ये पिछली रामायण सॉल्व करो। 61 में से 52 गए, पीछे कितने बचेंगे 11। 11 के बटे में 61 दूनी कितने होते हैं 60 और 60 120, तो 122 होते हैं।
इसमें से घटाओ 52 और 38 कितने हुए, 5 3 8, 90 हुए, 90 और गुणे 20, 60 प्लस, यहाँ हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं जिससे आपको सुविधा हो, 60 प्लस 11/122 माइनस 90 गुणे 20, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, 122 में से 90 जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे, पीछे 22 वो और 32 बचेंगे, ठीक है। तो 11/32 और इससे गुना करना है 20 को, तो 20 से ऊपर वाली संख्या गुना होगी, तो 11 गुना, यहाँ लिख लेते हैं हम 60 प्लस 11/32 और गुने कर लो 20। अब 20 से 11, 20 को तो 11 दूनी 22, 11 दूनी होती है 22, 220/32, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो 32 के अंदर ये 220 के अंदर 32 का भाग देंगे तो जाएगा 8, 6.875 बार, और प्लस में 60 करना है तो हमारा टोटल हो जाएगा 66.87, ठीक है। ये अपना राइट आंसर है, और 7 हटाना चाहो तो फिर यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहो वैसा करिए, ठीक है। अब हमारे 15 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। हमारा 16वां प्रश्न है कि एक थैले में 5 सफ़ेद व 2 लाल गेंदे हैं। भाई हमारे पास एक थैला है, उसके में 5 सफ़ेद और 2 लाल गेंदे हैं। एक थैले में से एक गेंद यादृच्छा होता, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। तो उस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है बिना देखे, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई गेंद सफ़ेद है। तो निकाली गई, देखो कुल परिणाम कितने, 7 है, 5 और 2 7, और उसमें से सफ़ेद 5 पता है, पर निकाली 5 आने की संभावना कितनी है, 5/7, और लाल आने की 2/7। यही अपना प्रश्न है और यही अपने हल है, ठीक है। तो अब खंड स प्रश्न संख्या 17, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न भी हम ही करेंगे, और तो आके कोई करेगा नहीं। 23 प्रश्न है, तो 17, 18 फिर 19, 18 फिर 2 आ गए। तो ये हमने वादा किया है कि हम सारे के सारे करवा के जाएंगे, तो छोड़ भी तो नहीं सकते। तो चलिए 17वां प्रश्न करते हैं, यही करते हैं। यदि श्रेणी के दूसरा पद 24 और तीसरा 28 है तो 61 पदों का योग ज्ञात करो। यहाँ 61 पदों का योग ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या मिला, पहले हम क्या करते हैं कि हमें A2 मिला है। A2 का सूत्र क्या होता है, A+D होता है, ठीक है। तो A+D बराबर 24, ये हमारा समीकरण 1 है, और A+2D मतलब A3 बराबर 28 है, ठीक है। फिर विलोपन विधि से इसको समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण को हल करते समय हम समीकरण विलोपन करें तो हम 2 में से एक समीकरण घटाने पर तो हमें 2A+2D बराबर 28 और A+D बराबर 24, तो इनको घटाने पर चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये माइनस और ये माइनस, तो ये ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस खत्म। और ये 2D में से एक डी गया तो पीछे रहा D,
और इधर 28 में से 24 गए तो पीछे रहे 4। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हमें डी बराबर सार्वंतर 4 मिल गया। अब समीकरण 2 में डी का मान 4 रखने पर तो a प्लस 4 बराबर 24, तो a बराबर 24 माइनस 4, तो a बराबर हो गया 20। और हमें कितने पदों की संख्या ज्ञात करनी, तो 61 पदों की। तो हमारा n बराबर 61 है, ठीक है। तो हमें सारे मान मिल गए। अब हमें एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी, इसी सूत्र से हमें उन पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब हमें एस एन बराबर क्या मिला, तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो इसी सूत्र को अप्लाई करते हैं तो हम 61/2 लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या मिला था, n 61 मिला था, 61/2। अब इधर इसको ले लेते हैं 2 गुणे 20, क्योंकि a का मान 20 मिला हमें, ठीक है। फिर 61 में से 1 घटाओ, क्योंकि n में से 1 घटाना और 4 से गुना करो। 61 में से 1 घटाओ 60, 60 को 4 से गुना करोगे 240, और ये 20 को 2 से करोगे 40, तो 40 और 240 को जोड़ोगे 280, और 280 को जब इससे काट दोगे तो हमें मिल जाएगा 61 गुणे भाई यहाँ हमने एक प्रॉब्लम तो करी है, पर यहीं कर लेंगे। क्यों, 280 के आधे होते हैं 140, तो हमने 140 नहीं लिखे, ओनली फॉर 14 लिख ली। तो ये हो जाएंगे 8540 हमारे एस एन का मान होगा। मतलब उस एपी के 61 पदों का योग 8540 होगा। अब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का सेकंड पार्ट आ जाएगा, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मतलब हमारा औसत 1 घंटे का लेना था, और यह एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि हमारे चैनल पे अभी तक हाईएस्ट 54 मिनट्स का वीडियो आ रखा है, और यह वीडियो पूरा 1 घंटे और 7 मिनट का हो गया। अब ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर YouTube पे अपलोड होने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, अब तक देख रहे हो तो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।